नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, ख़ास तौर से एजुकेशनल जो संबंधित एग्ज़ाम है, एजुकेशन संबंधित जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कम एक या अधिकतम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार सन 2006 में यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यकीन मानिए कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कम से कम 1 क्वेश्चन या अधिकतम 2 क्वेश्चन देगा। इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, मगर कुछ बच्चे चैप्टर की जानकारी ना होने के कारण ठीक तरीके से या तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या क्वेश्चंस के आंसर्स गलत कराते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले इसमें जो बात होगी वो होगी द्विघात बहुपद या हम ये कहें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होता क्या है? देखिए, जिस तरीके से नाम से ही क्लियर हो रहा है, द्विघात, द्वि मीन्स यहां सेंस है 2 और घात मीन्स पावर। बहुपद, ये भी अपने नाम से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। बहु मतलब ज्यादा और पद आपको पता है टर्म्स। तो ऐसा कोई व्यंजक जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं वो कहलाता है बहुपद, और ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 होगी वो बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। फिर क्लियर, फिर समझिए, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें एक से ज्यादा पद हों बहुपद कहलाएगा, और ऐसा बहुपद जिसमें जो चर है या हम कह सकते हैं वेरिएबल है उसकी घात अधिकतम 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि चर किसे कहते हैं? देखिए, इसी परिभाषा में एक चीज आई चर। हालांकि ज्यादातर साथियों को हमारे पता होगा, फिर भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी पद या हम कोई भी जब बहुपद या पद लिखते हैं तो उसमें चर और अचर, इनसे मिलकर ही कोई पद लिखा जाता है। चर जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका मान निकल के आता है या बदला जा सके, वो चर कहलाता है। और अचर जिसके मान फिक्स होते हैं, जो बदले नहीं जा सकते, वो अचर कहलाते हैं। फिर समझ लीजिए, द्विघात बहुपद ऐसे व्यंजक जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं बहुपद कहलाते हैं, और ऐसे बहुपद जिसमें वेरिएबल का उच्चतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाते हैं। यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। x² प्लस 5, x² प्लस x² प्लस x प्लस 1। आप देख पा रहे हैं सभी उदाहरणों में जो चर है, यानी कि यहां जो चर का पद है वो है x, और उसकी अधिकतम घात कितनी दे रखी है? आप देख पा रहे हैं प्रत्येक उदाहरण में जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है। तो इसलिए ये सभी के सभी उदाहरण द्विघात बहुपद को दर्शाते हैं। अब बात आती है द्विघात समीकरण। तो एक क्वेश्चन यहां बनता है दोस्तों कि बहुपद और समीकरण यानी कि इक्वेशन, इसमें अंतर क्या है? तो अगर किसी बहुपद को हम बराबर 0 के ले लेते हैं, फिर समझिए, अगर किसी बहुपद को बराबर 0 के ले लेंगे तो वो बहुपद ना कहलाकर समीकरण कहलाने लगेगा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे समीकरण जिसमें वेरिएबल की अधिकतम घात 2 होती है, फिर समझिए, ऐसे समीकरण जिसमें जो वेरिएबल है, जो चर पद है, उसकी अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं x² = 0, x² प्लस 5 = 0, x² प्लस x = 0, x² प्लस x प्लस 1 = 0। आप चारों ही दिए गए उदाहरण में देख पा रहे हैं, जो चर x है यहां पर, तो उसकी अधिकतम घात चारों ही एग्जांपल्स में अधिकतम कितनी दे रखी है? 2। तो ये चारों ही उदाहरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उदाहरण
हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म की, यानी कि व्यापक रूप की। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां पर a, b और c जो हैं वो कांस्टेंट टर्म होंगे, और साथ ही साथ एक कंडीशन और होगी कि x स्क्वायर का जो गुणांक है a वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि द्विघात समीकरण का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसकी तुलना अपनी व्यापक रूप से, यानी कि हम ये कहें कि जनरल फॉर्म से ही करेंगे, जिससे हम एक्स स्क्वायर एक्स और उसका जो अचर पद है वो निकाल सकें। अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल या उसके सॉल्यूशन की, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो चर यानी कि x होगा, उसके जो मान आते हैं निकलकर, वही उस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। फिर समझ लीजिए, जब किसी दी गई द्विघात समीकरण को हम लोग हल करेंगे या सॉल्व करेंगे तो उसमें जो चर है x है, उसके जो मान आएंगे वो मान ही उस द्विघात समीकरण के मूल या सॉल्यूशन कहलाते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण में x के दो मान आएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए किसी समीकरण को पहचानेंगे कैसे, तो आप देख पा रहे हैं कि दिए गए क्वेश्चन में या दी गई समीकरण में जो वेरिएबल x है उसकी अधिकतम घात कितनी दे रखी है, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई समीकरण हमारी द्विघात समीकरण है। अब हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, तो आप देख पा रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके हमने फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद हमारे पास जो टर्म आता है वो x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू 3 और यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू माइनस हाफ। तो हम देख पा रहे हैं दिए गए द्विघात समीकरण के हमें x के दो मान प्राप्त हुए, x बराबर 3 और x बराबर माइनस का 1/2। तो ये दी गई समीकरण के मूल कहलाएंगे। साथियों अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के विषय में। तो जैसा कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि हमने दी गई द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल किया। तो द्विघात समीकरण को हल करने की प्रमुख दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड और दूसरा श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि में अगर कोई आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा हम उसका हल सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां a, b और c क्रमशः x स्क्वायर x के गुणांक है तथा c जो है वो अचर पद है। एक चीज आप देख पा रहे हैं कि इस मान में एक व्यंजक है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac व्यंजक को हम दी गई द्विघात समीकरण का विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण में अगर आपको विविक्तकर निकालने को आ जाए तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल आते हैं, जो सॉल्यूशंस आते हैं, उनकी प्रकृति यानी उनका नेचर उस समीकरण के विविक्तकर पर ही निर्भर करता है। मूलों की प्रकृति का निर्धारण उस समीकरण का विविक्तकर ही करता है। तो आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी भी द्विघात समीकरण का अगर आपको विविक्तकर निकालने को आ जाए तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। अब हम लोग बात करेंगे मूलों की प्रकृति की। तो दोस्तों बड़ा ध्यान रखिएगा कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है, तो यह टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ द रूट्स। तो हम बात करेंगे यहां पर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि किस
जो मूलों की प्रकृति है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करती है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन 0, यानी कि हम कह सकते हैं धनात्मक आ जाए, तो जो मूल है वो वास्तविक यानी कि रियल और असमान यानी कि अनइक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा हो, और साथ ही साथ अगर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है यानी कि होल स्क्वायर नंबर, आप लोगों को बता दूं होल स्क्वायर नंबर जैसे एग्जांपल के तौर पर 4, 9, 16, 25, तो आप देख पा रहे हैं ये 2 का होल स्क्वायर है, ये 3 का ये होल स्क्वायर है, ये 4 का, ये 5 का, इसी तरीके से और भी होल स्क्वायर नंबर्स होंगे। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए और साथ ही साथ कोई एक होल स्क्वायर नंबर हो, तो जब मूल है वो वास्तविक, असमान और एक टर्म और बढ़ जाता है परिमेय, रेशनल होंगे। तीसरा पॉइंट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप ये मान के चलिए कि यहां से अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मूलों के समान होने की कंडीशन केवल और केवल यही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए। अगर ये 0 के बराबर है तब मूल वास्तविक होंगे और साथ ही साथ समान होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रूट्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा दोस्तों कि रूट्स के इक्वल होने की केवल और केवल एक कंडीशन होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौथा पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि इसका मान 0 से छोटा आए या हम कह सकते हैं ऋणात्मक आए, तब जब हमारे मूल काल्पनिक होंगे यानी कि इमेजनरी और असमान होंगे। दोस्तों फिर ध्यान रखिएगा, मूलों की प्रकृति से अक्सर एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मूलों के इक्वल होने की कंडीशन है, तो वो कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। साथियों, मूलों की प्रकृति को और समझने के लिए हम यहां एक एग्जांपल की बात करें। एक समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, और हमसे कहा गया है कि दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। तो हम यहां देख पा रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर हम इसकी तुलना अपनी जनरल फॉर्म से करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम इसकी तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू -3 दे रखा है। उसके बाद हम विविक्तिकर निकालेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको दिए गए समीकरण का विविक्तिकर निकालना होगा। तो यहां विविक्तिकर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकालते हैं तो b की जगह -5 का स्क्वायर -4 इंटू a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर -3, इसको सॉल्व किया 49 आया। हम देख सकते हैं कि 49 7 का होल स्क्वायर होता है, 7 का पूर्ण वर्ग होता है, जो कि 0 से बड़ा है। हमने भी कंडीशन पढ़ी थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तब हमारे मूल वास्तविक यानी कि रियल, असमान यानी कि अनइक्वल और परिमेय यानी कि रेशनल होंगे। रेशनल की कंडीशन केवल और केवल पूर्ण वर्ग होने से बढ़ जाएगी। अगर यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती तो ये मूल परिमेय नहीं होते। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये मूल परिमेय भी होंगे। दोस्तों अब हम एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करें। अभी मैं बता चुका हूं आपको कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो समान होंगे यदि उसका विविक्तिकर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। अब मूलों के समान होने की कंडीशन को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है p का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे। तो जो इक्वेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0, इसकी तुलना
जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर a का मान 4, b का मान -5 और c का मान p प्राप्त होगा। अब यदि किसी समीकरण के मूल समान हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, समान हैं, तब उसका जो विविक्तिकर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके बराबर होगा? 0 के। आप मान रख दीजिए b का 4, a की जगह 4, c की जगह p। इस तरीके से हमने सॉल्व करके देखा कि p इक्वल टू 25/16। तो हम कह सकते हैं कि किसी इक्वेशन के अगर मूल समान होते हैं तो उसका विविक्तिकर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध की। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट अल्फा और बीटा हम मान लें, तब दोनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दोनों मूलों का जो गुणनफल होगा वो होता है सी अपॉन ए, सी यानी कि अचर पद बटे ए एक्स स्क्वायर के गुणांक के। तो हम देख पा रहे हैं दोनों मूलों का योगफल और गुणनफल होता है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आइए, दी गई समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना अपनी मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -5। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b अपॉन a। तो माइनस b के स्थान पर -7 और a के स्थान पर 3, तो हमें जो आंसर मिला वो मिला 7/3। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन a, अचर पद यानी कि माइनस का 5 और बटे a यानी कि 3 यानी -5/3। दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों के सममित फलन के विषय में, यानी कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ऐसे फलन या ऐसे फंक्शन जिन्हें हम दिए गए रूट्स के योगफल या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम उनका सममित फलन कहते हैं। फिर समझ लीजिए, ऐसे व्यंजक जिन्हें हमेशा अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल और अल्फा बीटा यानी कि मूलों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे जो व्यंजक हैं उनको सममित फलन या सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यकीन मानिए किसी भी एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। तो इसलिए आप इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट लगा लें। तो ये फंक्शन कौन कौन से होते हैं, आइए अब इस पर डिस्कस कर लें। तो फॉर एग्जांपल, पहला फंक्शन, अगर हमें कहीं पर यह पूछा जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए, तो आप देख पा रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम इसको लिख पाते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का प्रयोग किया है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल का स्क्वायर -2 टाइम्स गुणनफल। इसी तरीके से अगला फंक्शन है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो एलसीएम ले अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो फिर आप देख पा रहे हो कि इस फंक्शन का मान निकालने के लिए आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, इन दोनों की मदद से आप इस दिए गए फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। तीसरा फंक्शन आता है दोस्तों अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो यहां से हमने अल्फा बीटा कॉमन किया
अंदर रह जाता है अल्फा प्लस बीटा। यहां भी वही केस है, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, इनकी मदद से हम इस फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। चौथा फंक्शन आता है दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। इसका मान भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। पांचवा फंक्शन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। इसी तरीके से छठा फंक्शन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यहां एलसीएम हमने लिया, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान हम यहां से उठाकर रख देंगे, तो हमारा जो इसका मान मिलता है वो मिलता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू भी या तो योगफल या गुणनफल के पदों में लिखी गई है। इसी तरीके से लास्ट एक और फंक्शन है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में द्विघात समीकरण से आने वाला क्वेश्चन अक्सर इन सममित फलों पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है। तो आप इन 7-8 फंक्शन को, ऐसे और भी फंक्शन हो सकते हैं जिनको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो विशेष रूप से आए हुए सममित फलनों को मैंने आपके सामने व्यक्त किया है। इस टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहां से अक्सर एक क्वेश्चन मिलता है। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसी द्विघात समीकरण जिसके अगर मूल दिए हों और हमसे यह कहा जाए कि दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण हमको बनानी है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन। किसी भी द्विघात समीकरण को बनाना जब उसके दो मूल हमको दे रखे हों। तो यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हमको ज्ञात हैं, तो वह समीकरण निम्नलिखित प्रकार से लिखी जा सकती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दोस्तों प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस को और उनके सॉल्यूशंस को हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के पार्ट 2 में, जो जल्दी ही आपके पास आएगा। दोस्तों मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करूंगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उनको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।